So let me just record this and then start. Okay. So मेरा whiteboard दिख रहा है सब लोगों को? Can everybody see my whiteboard? Yes, ma'am. All right. So let's quickly start with the different things that we have done. First of all, let me just tell you about the types of poem. ठीक है? Sorry. Excuse me. Okay, different types of poems that we have already done or that we will be doing. Excuse me. Okay, so the first type of poem that we had done, जब पहला poem हमने किया था first year में, that was a red red rose, right? याद है सब लोगों को? It was a love lyric. Love lyric क्या होता है? Poem that is musical, lyric मतलब music, okay? Poem that is musical and that has the theme of love in it, okay? So theme क्या होता है? Theme of love with musical note. With musical note. ये सब तो हमारी सबसे पहली पोएम थी जो हमने पढ़ा था, लव लिरिक. ठीक है? इसके अलावा और बहुत सारी पोएम्स होती हैं. कुछ टाइप्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ, जैसे एलेजी. ओके, एलेजी क्या होता है? एलेजी एक पोएम होता है विच इज कॉल्ड द सॉन्ग ऑफ मोर्निंग. अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उसको याद करते हुए जो पोएम लिखा जाता है उसको बोलते हैं एलेजी. ओके, उसको याद करके और शोक प्रकट करके जो पोएम लिखते हैं उसको बोलते हैं एलेजी. सो एलेजी इज द सॉन्ग ऑफ मोर्निंग. मोर्निंग, ओके. इट mourns the death of a loved one. Loved one मतलब कोई भी हो सकता है. जैसे महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारी पोएम्स लिखी गई थी. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारी अलग अलग तरह की पोएम्स लिखी गई हैं. नाउ ये तो था सेकंड टाइप ऑफ पोएम, सॉन्ग ऑफ मोर्निंग. ओके, इट मोर्न्स द डेथ ऑफ a loved one. Now, the third type of poem that we have been doing is called a sonnet. जो हम अभी करेंगे, ये जो पोएम जो हमारी अभी आने वाली है. सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है 14 लाइन पोएम. एक 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको सोनेट बोला जाता है, लेकिन हर 14 लाइन की पोएम सोनेट नहीं होती है. A 14 line poem written in iambic pentameter with a specific rhyme scheme is called the sonnet. ये sonnet का definition है. Sonnet क्या है? Sonnet is a 14 line poem written in iambic pentameter with a specific rhyme scheme. Now इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ, बाद में बताऊंगी. लेकिन इसके पहले एक काम करते हैं, बीच में घुसा देती हूँ जो हमारे दूसरे चीजें बची हैं, बैलेड. ओके, नरेटिव मतलब वो जो एक कहानी हमें सुनाता है, जिसके अंदर एक कहानी होती है. ओके, स्टोरीज होती हैं. हम बोलते हैं ना नरेशन, फर्स्ट पर्सन नरेशन, थर्ड पर्सन नरेशन, हम स्टोरीज में बोलते हैं, स्टोरी सुनाते हैं. ठीक है, तो बैलेड क्या होता है? बैलेड एक ऐसी पोएम होता है जिसके अंदर स्टोरी होता है, जिसके अंदर एक नैरेटिव होता है. सो अ नैरेटिव पोएम रिटन इन बैलेड मीटर. बैलेड का अपना खुद का एक मीटर होता है. तो a narrative poem written in ballad meter is called a ballad. और with इसके अंदर होते हैं डायलॉग्स. जैसे स्टोरीज में डायलॉग्स होते हैं ना, वैसे ही इस पोएम के अंदर भी डायलॉग्स होते हैं. डायलॉग्स में बना होता है ये पोएम. ओके, सो विद डायलॉग्स एंड म्यूजिक, बिकॉज इट इज मेंट टू बी संग. जैसे हमारे यहाँ पुराने लोक गीत, लोक संगीत, ऐसी चीजें होती है. ठीक है, उनमें क्या होता है? उनमें बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज सुनाई जाती हैं. जैसे आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल.
अगर मैं शिवाजी महाराज की बात करूँ तो प्रॉपर शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जो बने हुए हैं। उन्होंने कौन-कौन से काम किए, उनके उनके जीवन की जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ हैं, उनके ऊपर बने हुए हैं। तो एक तरह से वो जो फ़ोक सॉन्ग्स होते हैं, वो बैलेड कहला सकते हैं। उनको हम बैलेड बोल सकते हैं, अगर वो बैलेड मीटर में लिखा हुआ है तो। ठीक है? तो ये होता है बैलेड। अ नैरेटिव पोएम रिटन इन बैलेड मीटर विद डायलॉग्स एंड म्यूजिक। ये 4 डिफरेंट तरह की पोएम्स हैं और इसके अलावा एक होता है ओद। ओद क्या होता है? ओद होता है जब हम किसी को एड्रेस करते हैं और इसमें होती है नेचर इमेजरी बहुत सारी। ओज एक छोटी-सी पोएम होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम किसी को बोलते हैं, जैसे ये जो पोएम है, जो हम अभी करने वाले हैं, ओके? ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हवा ओड में क्या करते हैं, हवा को पकड़ लिया, तो हवा से बातें करते हैं, हवा को एड्रेस करते हैं, ठीक है? सन को पकड़ लिया, तो सन से बातें करेंगे। तो इस तरह की जो पोएम होती है, जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से या एक पर्टिकुलर पर्सन से बात करती है, कन्वर्स करती है, तो वो होता है ओड, ओके? नाउ ये सारे अलग-अलग तरह की पोएम्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स कम बैक टू द सोनेट। हम सोनेट के ऊपर आते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट हमने देखा था। सोनेट बेसिकली क्या होता है? सो वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट सोनेट नाउ। सोनेट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया। ओके, पहले मुझे ये बताओ, ये 5 अलग-अलग तरह की पोएम्स समझ में आ गई? 5 अलग-अलग तरह की पोएम्स हैं, इसमें से कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसमें से कुछ हम आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इज़ इट ओके बच्चों टिल हियर? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Ma'am, can you repeat again? यस गौरी, ओके। सी हम लोगों ने अभी तक कुछ पोएम्स पढ़ी हैं और कुछ हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स बताया है। 5 तरह की पोएम जो हमारे कोर्स में हैं और जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर्स में मिला के। तो सबसे पहले जो पोएम टाइप ऑफ पोएम मैंने आपको बताया था, वो था लव लिरिक, ओके? यू हैव ऑलरेडी रेड अ लव लिरिक, अ रेड रेड रोज। पहली पोएम जो आप लोगों ने पढ़ी थी रॉबर्ट बर्न्स की, वो एक लव लिरिक था। क्यों? बिकॉज वो लव के बारे में बात करता है, उसका जो थीम है वो लव है और उसमें म्यूजिक होता है, इसलिए उसको लिरिक बोलते हैं। लिरिक मतलब म्यूजिक। सो विद द थीम ऑफ लव एंड विद द म्यूजिकल नोट, उसको बोलेंगे हम लव लिरिक। सेकंड जो टाइप मैंने आपको बताया वो था एलेजी। एलेजी क्या होता है? एलेजी इज अ सॉन्ग ऑफ मोर्निंग। मोर्निंग मतलब होता है शोक व्यक्त करना, शोक प्रकट करना किसी की मृत्यु पे। तो अगर कोई मर जाता है, कोई बहुत ही प्यारा या बहुत ही पॉपुलर फेमस सा इंसान अगर मर जाता है, तो उसके लिए जो पोएम लिखा जाता है उसको बोलते हैं एलेजी। तीसरा जो फॉर्म हमने देखा वो था बैलेड। बैलेड क्या होता है? बैलेड नैरेटिव होता है। नैरेटिव मतलब कहानी सुनाता है, उसके अंदर एक कहानी होती है अच्छी सी। तो बैलेड नैरेटिव पोएम होता है, उसको बैलेड मीटर में लिखा जाता है और उसके अंदर होते हैं डायलॉग्स और म्यूजिक। डायलॉग्स बोले तो जैसे हम डायलॉग बोलते हैं ना, दो लोग होते हैं और आपस में एक दूसरे से डायलॉग राइटिंग किया था हमने, तो बिल्कुल वैसे ही दो स्पीकर्स होते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। ओके, तो बैलेड जो होता है उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कि पहली चीज उसमें स्टोरी होती है, दूसरा उसमें बैलेड मीटर होता है और तीसरा उसमें डायलॉग्स होते हैं। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ पोएम, इट इज मेंट टू बी संग, गाने के लिए बनाया जाता है, तो उसमें म्यूजिक होना ही चाहिए। तो म्यूजिक एक और उसका फीचर है। ये हुआ हमारा तीसरा पार्ट, बैलेड। नंबर 4 इज ओद। ओद एक पोएम होता है जिसमें एड्रेस होता है। एड्रेस बोले तो किसी भी एक इंसान को, एक चीज को पकड़ के, जैसे सपोजिंगली अगर मुझे हवा से बात करनी है तो मैंने हवा को दिया ओ विंड करके ऐसे एड्रेस करते हैं और फिर पूरी पोएम में उससे बात करते रहते हैं, ठीक है? उसके बाद मुझे अगर अगर मुझे सन से बात करना है तो मैं क्या बोलूंगी? ओ सन, और उसको एड्रेस करूंगी और फिर पूरा पोएम में उससे बात करूंगी। तो ओड क्या होता है? ओड एक तरह से कन्वर्सेशन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज से या किसी एक पर्सन से किया जाता है। और ओथ के अंदर होती है बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी, नेचर इमेजरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो ये होता है ओज। एक लास्ट जो मैंने आप लोगों को पोएम का टाइप बताया, सी पोएम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स होते हैं पोएम्स के, लेकिन ये 5 हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको 5 ही बताए। सो फिफ्थ नंबर इज द सोनेट। सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है
14 लाइन पोएम, एक 14 लाइन की छोटी सी पोएम होती है, लेकिन हर 14 लाइन की पोएम सोनेट नहीं कहलाती। 14 लाइन की पोएम जिसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, उसमें मीटर कौन सा होता है? आयम्बिक पेंटामीटर, एंड विद अ स्पेसिफिक राइम स्कीम। और म्यूजिक, क्योंकि पोएम है तो म्यूजिक तो होना ही चाहिए, तो उसमें एक अच्छा सा राइम स्कीम होता है। ठीक है, तो ये जनरल डेफिनेशन है सोनेट की। ठीक है, इज इट ओके? Yes, ma'am. ओके गौरी, ठीक है, अब हम अपना पोएम के ऊपर मूव करते हैं। हमारी जो पोएम है वो एक सोनेट है, तो हम सोनेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहले देखते हैं सोनेट क्या होता है और उसके बाद पोएम के ऊपर मूव करेंगे। तो सोनेट क्या होता है? सोनेट बेसिकली, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, सोनेट जो है वो 14 लाइन का एक पोएम होता है। ठीक है, बट सोनेट जनरली दो तरीके के होते हैं। पहला सोनेट होता है द इंग्लिश सोनेट, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है द इटालियन सोनेट। ओके, ये दो टाइप्स होते हैं सोनेट के। इंग्लिश सोनेट जो होता है इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि शेक्सपियर वो पहले पोएट थे जिन्होंने इंग्लिश सोनेट फॉर्म को परफेक्ट किया। 64 सोनेट्स लिखे थे उन्होंने इस फॉर्म में। 64 सोनेट्स, सॉरी 64 नहीं, 164 सोनेट्स। तो 164 सोनेट्स जो शेक्सपियर ने लिखे थे वो इंग्लिश सोनेट में थे, फॉर्म में थे, इसीलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है। पहला ऐसा पोएट जिसने बहुत सारे सोनेट्स लिखे और वो सारे इंग्लिश सोनेट फॉर्म में लिखे गए थे। बिल्कुल वैसे ही इटालियन सोनेट जो है, वहां पे एक इटालियन राइटर थे पेट्रार्क, इसीलिए इसको पेट्रार्कन सोनेट भी बोला जाता है, क्योंकि पेट्रार्क ने इटालियन सोनेट फॉर्म में अपने सारे पोएम्स लिखे हैं। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? अगर हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें, ऑब्वियसली 14 लाइंस तो सोनेट में होती है, तो दोनों में 14 लाइंस होती हैं, दोनों आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं और दोनों में राइम स्कीम होता है। तो फिर अंतर क्या है, डिफरेंस कहाँ आता है? शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है वो डिवाइड किया जाता है 4+4+4+2, यानी कि 3 quatrains and a couplet। ये मैंने लाइंस का डिवीजन लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, जो ये जो होता है 3 क्वार्टरेंस बोले तो 4 लाइन्स स्टैंजा, 4+4+4+2 कितना होता है? 14 लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोनेट का डिवीजन होता है, ये 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है, फिर 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है, फिर 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है, और फिर 2 लाइन का एक कपलेट होता है। ठीक है, तो जो 4 लाइन का स्टैंजा होता है उसको हम बोलते हैं क्वार्टरेन। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम क्वार्टरेन। 4 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड अ क्वार्टरेन, एंड 2 लाइन्स का जो स्टैंजा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कपलेट। द 2 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड अ कपलेट। ठीक है, तो उसके बाद ये जो पेट्रार्कन सोनेट होता है, पेट्रार्कन सोनेट जो होता है इसका क्या स्पेशल फीचर होता है? पेट्रार्कन सोनेट को हम डिवाइड करते हैं एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, 8+6। इसको क्या बोलते हैं? 1 octave and 1 sestet। ठीक है, 8 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको बोलते हैं सेस्टेट। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट में। ना जो पोयम हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो पोयम हमारी है बाय जॉन कीट्स, वो एक इटालियन सोनेट है, इसीलिए हम अभी इटालियन सोनेट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और पोयम का नाम क्या है? ऑन द grasshopper and the cricket। ठीक है, ये हमारी पोएम का नाम है, एंड इट इज एन इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, डिवाइडेड इन 8+6, that is an octave and a sestet, and
It is written in 14 lines and in iambic pentameter with a specific time scheme. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? Is it okay? ओके तो चलिए बताइए मुझे, जो हमारी पोएम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, ओके, कौन सा सोनेट फॉर्म है? बोलो बच्चों, कोई कौन बोलेगा? अक्षदा, अक्षदा Yes, ma'am. बोलो बेटा, कौन सा सोनेट फॉर्म है हमारी जो पोएम हम अभी करने वाले हैं वो? नहीं नहीं बता सकता है। अच्छा, तुमने सोनेट का डेफिनेशन पढ़ा था तुमने? सोनेट क्या होता है, तुम्हें समझ में आया बेटा? 40 lines poem. Yes, a 14-line poem is called a sonnet. Okay. अश्विनी जादवर, अक्षदा आप म्यूट कर सकते हो, ओके? अश्विनी जादवर, हाँ मैम। अश्विनी, यस बोलो बेटा, कौन सा सोनेट है हमारा ये पोएम? दोबारा बोलो बेटा। इटालियन। गौरी, गौरी शिवले, Yes, ma'am. गौरी, इटालियन सोनेट के लिए जो हम दूसरा नाम यूज करते हैं वो क्या है बच्चा? सेकंड सोनेट। यस निर्मला, इट इज Petrarchan sonnet. पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन, पेट्रार्कन सोनेट, ओके। च नहीं बोलते हैं उसको, क बोलते हैं, पेट्रार्कन, पेट्रार्कन सोनेट, ओके। और जो इंग्लिश सोनेट होता है, शेक्सपियरन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट, उनमें क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या है उन दोनों सोनेट्स में? कौन बताएगा मुझे? शरद, शरद बोलो बच्चा, दोनों सोनेट्स में क्या अंतर होता है? दोनों सोनेट में एक 8 लाइन का स्टांजा होता है सोनेट में, और एक 6 लाइन का स्टांजा होता है। और जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है ना, उसमें 4+4+4+2 स्टांजा होता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप के सोनेट्स थे, पहला था इंग्लिश सोनेट, दूसरा था इटालियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट में सिर्फ एक ही अंतर होता है, उनके स्टैंजा फॉर्म में, ठीक है। तो इंग्लिश सोनेट में 3 क्वार्टेन्स एंड अ कपलेट होता है, एंड इटालियन सोनेट में 1 ऑक्टेव एंड 1 सेस्टेट होता है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये वर्ड्स यूज करो, क्वार्टेन एंड कपलेट एंड ऑक्टेव एंड सेस्टेट, क्योंकि जब पोएम के बारे में हम लिखेंगे तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। हु इज डूइंग दिस? कौन कर रही है ऐसा? हाँ बच्चों, शैतानी नहीं प्लीज, ओके। ऑल राइट। तो ये जो होता है ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ये वर्ड्स याद में रहें, इसी के लिए ऑक्टेव और सेस्टेट ऐसा यूज करिए। 8+6 यूज करेंगे ना तो फिर बाद में वर्ड ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। सो यूज ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ओके। सो आई एम गेसिंग यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। आई जस्ट इरेज ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। इसका टेक्स्ट मैं आज आप लोगों को भेज दूंगी, okay. Now this poem is written by the very popular writer John Keats, okay. लेकिन जॉन कीट्स जो ये राइटर थे, इनकी लाइफ भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना कि इनकी पोएम्स हैं। बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं, पर इनकी जो लाइफ थी, निहाल शेख, निहाल डू यू वांट टू से समथिंग बेटा? ओके, सो जॉन कीट्स की जो लाइफ है वो उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना कि उनका
पोएम्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1795 टू 1821। आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितना साल तक जिंदा रहे, कितने साल तक? कोई बता सकता है मुझे कितने साल के थे जब मर गए? मैम द 26 साल। मोस्ट, यस बोलो बेटा। 26 साल मैम। 26. यस, वेरी ट्रू। द पोएट died at the age of 26। 26 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, और 26 साल के थे, ओनली सिर्फ 26 साल के थे, और इतने कम टाइम में उन्होंने इतनी अच्छी पोएम्स लिखी, इतनी अच्छी पोएम्स लिखी कि उनके बिना आप इंग्लिश लिटरेचर खत्म नहीं कर सकते। ही इज सच वंडरफुल पोएट। ठीक है, हमारे यहाँ भारत में उनके जैसा एक ही पोएट है जिसको आप लोगों ने शायद पढ़ा है। आई एम नॉट श्योर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है नहीं पढ़ा है। एक पोएट है जिनका नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। नहीं विवियन, मैम। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मे बी साइंस में होगा ये पोएम। ओके, तो नहीं ये मैम। एक इंडियन राइटर हैं, हेनरी हेनरी डेरोजियो, डेरोजियो नाम था इनका। और ये भी इतने ही शायद 28 साल के थे, 28 ईयर्स के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद भी भारतीय लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है। नाउ मैंने अभी अभी बताया था इनकी जो जितनी पोएम्स इनकी अच्छी, उतनी ही अच्छी इनकी life की स्टोरी भी है। सो लेट्स टॉक अबाउट लाइफ स्टोरी। पहले इनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। वन, he when he was 18, 18 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी। His mother died of टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से इनकी मदर की डेथ हुई थी। और आप लोगों को अगर टीबी के बारे में थोड़ा सा पता हो, अगर थोड़ा बहुत पता है, तो आप लोग को पता है टीबी जो होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। और टीबी के कुछ फॉर्म्स होते हैं, 2-3 तरह की होती है टीबी। कुछ होती है जो ठीक हो जाती है और कुछ होती है जो ठीक नहीं होती, जिसका कोई इलाज नहीं है। ओके, तो जब 18 साल के थे उस टाइम पे इंग्लैंड में ट्यूबरकुलोसिस फैला हुआ था। बहुत सारे लोग थे जो मर रहे थे ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, तो जब 18 साल से थे तब उनकी मदर की मृत्यु हो गई, एंड ही वाज नर्सिंग हिज मदर। और उनकी मदर से हिज ब्रदर, उनके जो भाई थे, बड़े भाई थे, हिज ब्रदर कॉट टीबी। उनके भाई को ये टीबी बीमारी लगी और उनके भाई की भी बहुत जल्दी, एंड ही डाइड वेरी अर्ली। उनके भाई की भी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई थी। ओके, व्हेन ही वाज हार्डली 21 या 22 इयर्स, तब उनकी डेथ हो गई थी। जॉन कीट्स जब 24 इयर्स के थे तब इन्होंने काफी ट्रैवल किया, लंदन गए, आयरलैंड गए, काफी सारा ट्रैवल किया। लेकिन जब ये ट्रैवलिंग कर रहे थे तब इनको ही फेल इन लव विद अ लेडी कॉल्ड फैनी ब्राउन। ओके, मिस ब्राउन जो है was his lady love। ओके, he fell in love with this lady। वो उनकी नेबर थी, पड़ोस में ही रहती थी। बट ये जो लव है इनका, जैसे ही उनको पता चला या जैसे उनको ये रियलाइजेशन हुआ दैट ही इज इन लव विद मिस ब्राउन, उनको ये भी रियलाइजेशन हुआ दैट ही हैड गॉट टीबी। उनको खुद को भी टीबी हो चुका था। ओके, सो बट ही जब वो ट्रैवल गए थे, जब लंदन गए,
आए गए थे उस टाइम पे उनको बहुत तेज कफ एंड फीवर और ये सारे सिम्टम्स टीबी के पता चलने लगे। तो टीबी की वजह से उनका जो लव था दैट वाज अनरिक्विटेड। अनरिक्विटेड क्या होता है, जिसका कोई एक वन साइडेड जो लव होता है ना उसको अनरिक्विटेड लव बोलते हैं। क्योंकि उनको जब पता चल गया था कि उनको टीबी है तो उन्होंने अपने प्यार के बारे में मिस ब्राउन को नहीं बताया। ओके, और इसीलिए उनका जो लव था वो वन साइडेड लव था। व्हेन ही वाज डाइंग एंड एट द सेम टाइम ही वाज इन लव आल्सो। वो यंग थे, काफी यंग थे, हार्डली 26 साल के थे, बट ही वाज इन लव आल्सो। तो ये जो अनरिक्विटेड लव है, एंड देन उसके बाद जब उन्होंने किया, तो ये जो चीजें हैं अनरिक्विटेड लव, वो उनकी पोएम्स में हमें दिखता है। तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन हिज पोएम्स। उनकी पोएम्स में एक चीज और देखने को मिलती है। ओके, ही वाज इन लव विद नेचर। उनको प्रकृति बहुत पसंद थी, वो बहुत ट्रैवल करना चाहते थे, उनको बहुत पसंद था ट्रैवल करना। लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद भी, इतना बीमार होने के बाद भी, उनकी पोएम्स में कहीं पे भी आपको वो पेसिमिज्म नहीं दिखेगा, वो डेथ के बारे में जो उनकी फीलिंग है वो नहीं दिखेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी ही वॉज रियली वेरी वेरी सिक। टीबी बहुत बुरी बीमारी होती है। तो इतना बीमार होने के बाद भी उनकी पोएम्स में आपको लव दिखेगा, उनकी पोएम्स में आपको नेचर का ब्यूटी दिखेगा, उनकी पोएम्स में आपको मिस्ट्रीज दिखेंगी। ओके, लेकिन उनकी पोएम्स में कहीं पे भी पेसिमिज्म किसी भी तरह का नहीं है। सो देयर इज नो पेसिमिज्म in his poems. He appreciates and loves his surroundings. मतलब हमारे लिटरेचर वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है कि अगर गार्बेज है, कचरा है, तो कचरे में भी जो पोएट ब्यूटी ढूंढने का काम कर सकता है वो है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स हर छोटी छोटी चीज में ब्यूटी देखते थे। और जॉन कीट्स का एक डिक्टम होता था, जॉन कीट्स ने एक फ्रेज बना के रखा था जिसके लिए उनकी पोइट्रीज बड़ी पॉपुलर थी। क्या फ्रेज बना के रखा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। ये उनका बड़ा पॉपुलर सा फ्रेज था जिसपे उनकी सारी की सारी पोएम्स एकदम सही बैठती थी। ओके, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। तो हर चीज को वो बहुत ही हर छोटी छोटी चीज में इतनी सारी ब्यूटी वो ढूंढते थे, इतना अच्छा अच्छा प्रेजेंट करते थे, दैट बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि उनको टीबी है या उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं या ये सारी चीजें हैं। उनकी पोइट्री को पढ़ के ऐसा नहीं लगता था। नाउ अनदर थिंग, when he died of TB, okay, तो उनको कहाँ जब दफनाते हैं, ग्रेव बनाते हैं, so he was buried in Westminster Abbey। ये बहुत ही important place है। okay, ये एक ग्रेवयार्ड है, मतलब जहाँ पे दफनाया जाता है लोगों को, वेस्टमिंस्टर एबी। इंग्लैंड के जितने भी सारे बड़े बड़े पोएट्स हैं, इंक्लूडिंग चॉसर, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, ये सारे पोएट्स वेस्टमिंस्टर एबी में एक कॉर्नर है जिसको बोला जाता है पोएट्स कॉर्नर। ओके, पोएट्स कॉर्नर बोला जाता है, वहां पे सारे बड़े बड़े पोएट्स को ही दफनाया जाता है। और हर पोएट की ये इच्छा होती है कि उसको इस जगह पे, इस कॉर्नर में स्थान मिले। ओके, तो अगर किसी पोएट को वेस्टमिंस्टर एबी के पोएट्स कॉर्नर में दफनाया जाता है तो वो उसके लिए बहुत ही ऑनर की बात होती है। नाउ यू कैन इमेजिन, सिर्फ 26 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, और वो 26 साल में उन्होंने कितनी अच्छी पोएम्स लिखी होंगी, दैट ही वाज बेरीड इन द पोएट्स कॉर्नर। कितना इंपॉर्टेंट वो रहा होगा। ओके, लास्ट की मृत्यु हुई क्योंकि वो यंग थे, लव के बारे में लिखते थे, ब्यूटी के बारे में लिखते थे, तो जो यंग लोग हैं वो उनको बड़ा मानते थे, यंग लोगों में बड़े पॉपुलर थे। तो आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब कीट्स की मृत्यु हुई थी टीबी से, तो उस टाइम पे ये फैशन हो गया था। उनके जितने भी एडमायरर्स थे, उनके जितने भी लोग थे जो उनको पसंद करते थे, वो सारे ये विश करते थे
कि हम भी टीबी से ही मर जाएं, मतलब वो पोएट के जैसे मरना चाहते थे। तो ये एक तरह का फैशन हो गया था टीबी से मरना, बिकॉज ऑफ जॉन कीच। ओके, क्योंकि जॉन कीच इतने पॉपुलर पोएट थे। सो डाइंग ऑफ टीबी, dying of TB became a fashion after Keats. Keats की वजह से लोगों को बड़ा मतलब ऐसा लगता था कि ओके, हमारा जो आइडियल पोएट है वो टीबी से मरा है, तो हमें भी टीबी से ही मरना चाहिए। तो ऐसा एक फैशन बन गया था उस टाइम पे। ओके, तो यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गई सारी चीजें? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल हियर? No, ma'am. वंडरफुल। तो मुझे लगता है कि आज का तो टाइम हमारा ऐसे ही निकला है, तो बट लेट्स जस्ट स्टॉप इट हियर। तो अब प्लीज ध्यान में रखेंगे कि जब हम आगे पोएम पढ़ रहे हैं तो इस पोएम में कहीं पे भी आपको पेसिमिज्म नहीं दिखेगा। हर जगह पे सिर्फ कीट्स ने नेचर को बहुत ही प्रेस किया है, नेचर के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताया है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल गई आपकी कीट्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीट्स क्यों जाने जाते हैं, उनकी पोइट्री में ऐसा क्या स्पेशल है जिसके लिए वो जाने जाते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको ब्यूटी बताया, ठीक है। उनकी पोइट्री की बात करते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको ब्यूटी बताया था। ब्यूटी जो होती है, ओके, नेचर इमेजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीट्स की पोएम में होता है। एक होता है सेंसुअसनेस, जो कीट्स की हर पोएम में होता है। इसको हम बात करेंगे जब पोएम हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, और हर पोएम में होता है। और उसके अलावा एक ऑप्टिमिज्म, जिसको हमने ऑलरेडी देखा है, ये सारी चीजें होती हैं। नाउ लेट्स टेक दिस वर्ड सेंसुअसनेस। बाकी सब चीजें तो आपको समझ में आया होगा, ब्यूटी, नेचर इमेजरी, ऑप्टिमिज्म, लेकिन सेंसुअसनेस क्या होता है? और एक और टर्म है उनका, नेगेटिव कैपेबिलिटी। ओके, ये वाला जो है ये अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, मतलब इस वाली पोएम में आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट टीवाई में जनरली जो पोएम है उसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी की हम बात करते हैं। तो जब आप लोग टीवाई में आएंगे तब हम बात करेंगे। तो लेट्स जस्ट लीव दिस वर्ड असाइड, अभी हम सेंसुअसनेस की बात करते हैं। सेंसुअसनेस जो होता है बना है सेंसेस से। सेंसेस कौन से सेंसेस होते हैं? हमारे इंद्रियां, राइट। कौन से सेंसेस हैं? हमारे 5 सेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में। कौन से Eye, सेंसेस? eye, nose, tongue, skin, आईज, ear, नोज, स्किन एंड ear, Tongue. ईयर्स। ears, यस, यस। तो 5 सेंसेस होते हैं हमारे, ठीक है। हमारी आंखें हमें देखने में हेल्प करती हैं, हमारे कान हमें सुनने में हेल्प करती है, हमारी नोज हमें स्मेल करने में हेल्प करती है, हमारी स्किन हमें फील करने में हेल्प करती है, और हमारी टंग हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, कीट्स की हर पोयम में ये पांचों सेंसेस से रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। दैट इज व्हाई कीट्स की पोएम्स को बोला जाता है सेंसुअस। वो कलर के बारे में भी बताएंगे, जहाँ पे आपकी आईज ब्यूटीफुल कलर्स को देख सकती हैं। वो स्मेल के बारे में भी बताएंगे, जहाँ पे बहुत अच्छा सा फ्रेग्रेंस आ रहा है कहीं पे। ओके, वो टेस्ट के बारे में भी बताते हैं कि पंजेंट टेस्ट है, कुछ खाया या कुछ पिया उसका पंजेंट टेस्ट है या क्या है। तो हर वो चीज के बारे में वो बताते हैं, हर सेंस के बारे में बात करते हैं। इसीलिए sensuousness is a very important factor of Keats's poems. ओके, तो आई गेस मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी बंद करना चाहिए, आज के लिए बहुत सारा हो गया है। Isn't it, बच्चों? अच्छे से समझ में आ गया पर सबको ना? Ma'am, Yes, बेटा। ma'am, बोलो माधुरी। आज रिजल्ट लाने के लिए आओ तो चलेगा क्या कॉलेज में? बेटा आ सकती हो, क्योंकि मुझे कल ही बोल दिया गया था कि आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग कभी भी आके लेके जा सकते हो अपना रिजल्ट। हाँ। बस कोशिश कोशिश करना एक साथ बहुत सारे बच्चे नहीं आना, ठीक है। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। थोड़े थोड़े करके आ जाओ, ऐसे ग्रुप में अगर तुम लोग को ग्रुप में आना है तो फिर तुम लोग प्लान करके आओ थोड़ा। यस मैम। okay, हेलो ma'am. मैम, यस बेटा, यस ऋतुजा। मैं बोल 8 तारीख को आती तो चलेगा क्या रिजल्ट लाने के कभी लिए? भी चलेगा, अभी रिजल्ट आ गया है, अब आप आके 15 दिन बाद लेके जाओ, कभी भी लेके जाओ, एनी टाइम बेटा। ठीक है, चलते हैं। ओके बच्चा।
ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं। ऑल राइट देन, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन, घर से बाहर नहीं जाना। ओके, बाय बाय। हाँ मैम। बाय Bye. मैम।